माननीय सदस्यगण, अभी हम शून्यकाल शुरू करेंगे। सीरियल नंबर 1, माननीय श्री संजय उत्तमराव देशमुख। अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ हे विदर्भातील एक महत्त्वाचे शहर असून हे जिल्ह्याचे मुख्य व्यापाराचे ठिकाण आहे। येथे दररोज हजारो वाहने ये जा करतात। वाहतूक यवतमाळ येथील संविधान चौक ते आसपासच्या परिसरात मागच्या वर्षी 100 पेक्षा जास्त अपघाताची नोंद झाली। त्यामध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला। आतापर्यंत अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत। हे सर्व अपघात रस्त्याची अपुरी व्यवस्था, अपुरी क्षमता, नियोजनाचा अभाव, वाहतूक कोंडी या समस्यामुळे वाढल्या आहेत। म्हणूनच यवतमाळ शहरातील मुख्य रस्त्यावरील संविधान चौक या भागात वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आणि अपघाताची संख्या कमी करण्यासाठी येथे नव्या ब्रिजची खूप गरज आहे। म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत माननीय श्री गडकरी साहेबांना विनंती करतो की यवतमाळ शहरात चिंतामणी पेट्रोल पंप पासून ते पांढरकवडा रोडवरील स्मशानभूमीपर्यंत एक फ्लायओव्हरची ब्रिज करावा अशी विनंती करतो। अध्यक्ष महोदय, वाशिम शहरातून जाणारा NH 161 हा महामार्ग असून या मार्गाचे 2 लेनचे काम सध्या सुरू आहे। परंतु मंत्री महोदय यांनी मार्ग 4 लेनचा सिमेंट कॉन्क्रीट करू असे आश्वासन दिले होते, पण सध्या या मार्गाच्या 2 लेनचेच काम सुरू असून आपल्या मार्फत सरकारकडे विनंती करतो की वाशिम शहरातून जाणारा हा रस्ता 4 लेनचा करण्यात यावा व तेथील जनतेची प्रचंड मागणी पूर्ण करावी। अध्यक्ष महोदय, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षाच्या वर झाले, परंतु पिंपळगाव ते दारगाव तालुका कारंजा जिल्हा वाशिम येथील ग्रामीण रस्ता अनेक वर्षापासून वन विभागाच्या आडेल तट्टू धोरणामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे। अनेक विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी 15 किलोमीटर पायी जावं लागते। रस्ताच नसल्यामुळे कोणतेही वाहने त्या ठिकाणी त्या ग्रामीण भागामध्ये पोहोचू शकत नाही व तेथील जनतेची विद्यार्थ्यांनी घेऊन मोर्चा काढला, आंदोलन केलं, त्या ठिकाणी सभा घेतल्या, परंतु त्या ठिकाणी अजूनही रस्त्याची दुरुस्ती किंवा रस्ता करण्यात आलेला नाही। दिग्रस शहरासाठी दिग्रस ते पुसद बायपास कामाबाबत रस्त्याच्या जमिनीचे अधिग्रहण झालेले आहे, परंतु त्या ठिकाणी या बजेटमध्ये तरतूद न झाल्यामुळे दिग्रस ते पुसद बायपास सुद्धा तसाच अडकून पडलेला आहे। मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की या रस्त्याच्या कामाच्या बाबतीत आर्थिक तरतूद करण्यात यावी ही विनंती। थँक्यू। माननीय डॉक्टर नामदेव किशन जी। Thank you, sir, for giving me this an opportunity. Sir, paddy purchasing in MSP. So this guaranteed rate, at guaranteed rate, the centers, those who are purchasing the paddy and storing in their godowns, वो तो क्या होता है कि 6-6 महीना और उसके ऊपर भी वो राइस मिलिंग के लिए वो धान उठाया नहीं जाता, इसलिए वो स्टोरेज ज़्यादा दिन रहने से उसमें लॉसेस आते हैं, उसमें घट होती है। तो घट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 किलो की मिलती थी 1 क्विंटल के लिए, अभी वो आधा किलो कर दिया है। इसलिए अभी वो जो सेंटर है, परचेसिंग सेंटर, ये लोग, ये सोसाइटीज, ये लोग अभी किसानों से 1 से 2 किलो तक प्रति क्विंटल ये फ्री में धान लेते हैं घट के नाम पर। तो किसान बड़े मुश्किल से धान उगाता है, उसे जो बिजली मिलनी चाहिए 24 घंटा मिलती नहीं, ये बिजली उसको मिलती है 8 या 12 घंटा, वो भी रात को मिलती है। हमारे संसदीय क्षेत्र में गरचुरली चिमूर में शेरों का और जंगली हाथियों का वहाँ बहुत प्रकोप है और आए दिन किसी को न किसी की जान वो लेते रहते हैं। इसलिए रात को किसान खेत में जाने से डरते हैं, तो दिन में बिजली मिलती नहीं, बड़े मुश्किल से पकाते हैं और वो भी जब सेंटर पे लेके जाते हैं बेचने के लिए तो उनसे 1 या 2 किलो फ्री में ले लिया जाता है धान प्रति क्विंटल घट के नाम पर। तो केंद्र सरकार ये घट जो
जो 1 किलो थी वो आधा किलो कर दिया है। इसमें बढ़ोतरी कर से कम 4 किलो प्रति क्विंटल देनी चाहिए। और जो लोडिंग अपलोडिंग की हमाली होती है ये हर एक स्टेट में अलग अलग है। अभी मध्य प्रदेश में 16 रुपया है, पंजाब में 17 रुपया है, आसाम में 24 रुपया है और महाराष्ट्र में सिर्फ 10 रुपया 75 पैसा इतना ही प्रति क्विंटल इतनी ही हमाली दी जाती है। तो ये एक रेट एक जैसे हो, जिस तरह आसाम में 24 रुपया दिया जाता है प्रति क्विंटल, उसी तरह महाराष्ट्र में भी प्रति क्विंटल 24 रुपया देना चाहिए। किसानों को पूरे 24 घंटा बिजली मिलनी चाहिए और जो भी सोलार का कंपल्सन उनको है, धान के लिए सोलार नहीं चलता तो उन्हें ये जो कनेक्शन उनके इलेक्ट्रिसिटी देना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 494 दिनांक 5/2/2020 को दिए गए जवाब के अनुसार गोपालगंज जिले में पूर्णतः या आंशिक रूप से पड़ने वाली हथुआ भटनी रेल लाइन परियोजना जो 79.64 किलोमीटर चालू है, परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 770.08 करोड़ रुपए है। मार्च 2019 तक 277.13 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शेष 48.64 किलोमीटर पर कार्य भूमि जो बिहार के गोपालगंज जिले में 36 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 12.64 किलोमीटर पड़ता है, उपलब्ध न होने के कारण रोक दिया गया है। महोदय, बिहार राज्य में पंचदेवरी भोरे जो 36 किलोमीटर खंड में है 333 एकड़ और उत्तर प्रदेश के देवरिया में 101.13 एकड़ भूमि के लिए अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ऐसा जवाब दिया गया था। लेकिन महोदय, रूल 377 2024 W1/NER 377/05 के उत्तर में फिर यह बताया गया कि भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण परियोजना के शेष खंड पंचदेवरी भटनी जो 49 किलोमीटर है को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पंचदेवरी रेल लाइन को यथाशीघ्र शुरू किया जाए और आर्थिक स्वीकृति देकर जमीन अधिग्रहण करने की काम शुरू की जाए। ये मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री डीएम खातिर आनंद। Vanakkam, Chairman Sir. The Delimitation Act 2002 had freezed the total number of constituencies in both Parliament and the state assemblies and to maintain the status quo till 2026. This was done mainly as the states which had implemented family planning widely like Tamil Nadu, Kerala, Punjab would stand to lose many parliamentary seats, and states have not implemented family planning programs like Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan would gain more seats, sir. I rise to bring to the attention of this House a matter of grave concern that threatens the federal spirit of a democracy. The impending delimitation exercise, which disproportionately penalizes progressive states like Tamil Nadu, which rewarding those who have failed to control their population in the last 3 decades. The union government's approach to the delimitation is not clear and disregards the sustained efforts of Tamil Nadu in population control, economic growth and equitable development. Based on the current population, the reorganization of Lok Sabha constituencies, there is a possibility of a loss of seats in Tamil Nadu. The union government has no clarity or any assurance regarding this issue so far. Sir, the Tamil Nadu under Dravidian model rule has been the most successful state in implementing effective family planning policies and ensuring socio-economic process. Namirvar, Namakirvar till 1980s, in 1990s, and at present, Namirvar, Namakku Oruvar as a result of his birth control approach. Tamil Nadu's population growth has been significantly controlled compared to the North Indian states, sir. Insisting population figures only for delimitation is totally unfair and injustice to Tamil Nadu. It is my humble request that in the delimitation process, the government should consider the performances of the states and vital indices like GSDP, per capita income,
GER, doctors, hospitals and medical infrastructure, energy generation, road infrastructure, agricultural productivity, export earnings and overall achievements, and not the population statistics alone. One of the fundamental ideas of our constitution is the cooperative federal system of India. We, the people of Tamil Nadu, have been fighting for years to establish the rights of Tamil Nadu and protect the interests of the Tamil people. The recent all-party resolution passed by our Honorable Chief Minister urging the centre to the 1971 census for delimitation is a testament to the state's united opposition for this unfair move. The union government must respect the voice of the people and state that have worked diligently for the national progress rather than impose one-size-fits-all approach that undermines Tamil Nadu's rightful stand in the Indian Union. Sir, delimitation should not become a secret weapon to the weakened progressive states that are contributing immensely to the country's progress. The union government should ensure a fair and equitable representation of MPs and MLAs for all the states in parliament and the state assemblies to Shri Dharmendra Yadav ji. Dr. Bachcha Shobha. Yes, madam, your mic is on. Please speak. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपण मला बोलण्याची संधी दिली. मी आज माझ्या संसदीय क्षेत्र धुळे येथील जल संकटाच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी उभी आहे. केंद्र शासनाने जल जीवन मिशन ने प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याचं वचन दिलं होतं. हर घर नल हर घर जल. पण दुर्दैवाने हे मिशन आज केवळ एक अपूर्ण स्वप्न बनले आहे. सरकार अभिमानाने दावा करते की संपूर्ण देशामध्ये 78% घरांना, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील 87% घरांना आणि माझ्या धुळे क्षेत्रातील 99% घरांना जल जोडणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. परंतु माझ्या क्षेत्रातील लाखो लोकांसाठी ही वास्तव स्थिती खूप दूर आहे. सत्य हे आहे की धुळे ग्रामीण आणि शिंदखेडा ग्रामीण भागांमध्ये केवळ 8 ते 12 दिवसातून एकदा किंवा दोनदा पाणी येतं आणि त्याचप्रमाणे बागलाण व मालेगाव भागात आठवड्यातून फक्त 2 वेळा पाणी पुरवठा केला जातो. त्याचप्रमाणे झोडगे येथे 15 दिवसातून 1 वेळा आणि आदिवासी भागामध्ये डांग, साल्हेर, मुल्हेर, वाठोडा, वागंबा भागात पाईपलाईन टाकल्या आहेत. परंतु पाण्याचा सोर्स नसल्यामुळे नळांना पाणी नाही. ही खूप गंभीर परिस्थिती आहे. पाईपलाईन आहे तर टाकी नाही आणि टाकी आहे तर पाण्याचा सोर्स नाही. त्याच्यामुळे थेंबर देखील पाणी त्या ठिकाणी येत नाही. मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की तुटलेल्या पाईपलाईन, अपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि कोरडे नळ हे अकार्यक्षम व्यवस्थेचे जिवंत पुरावे आहेत. मला आपल्या संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत पाणी जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करते की जलसंकटाच्या निवारणासाठी जलजीवन मिशनच्या कामांचे संपूर्णपणे ऑडिट करून चौकशी करावी व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सुधारित कामांसाठी बजेट तरतूद करण्यात यावी. आणि जे काही अपूर्ण कामं राहिलेले आहेत अध्यक्ष महोदय, साधारणतः 50% अपूर्ण कामं ज्या जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून राहिलेले आहे ते पूर्ण करण्यात यावं आणि या योजनेचा लाभ गरीब आदिवासी भागातील जे काही नागरिक आहेत त्यांना मिळवून देण्यात यावा. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. श्री धर्मेंद्र यादव जी. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी. सभापति जी, आज आपके माध्यम से देश की सरकार के सामने और देश के साथ साथ कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं. सभापति जी, अभी पिछले दिनों केरल की आवाज उठी आशा बहुओं की और इसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर हैं. अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी, तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए पर केस मिलते हैं. रोजगार सेवक लगभग 40,000 केवल 8850 रुपए. शिक्षा मित्र 1,48,000 इनका मानदेय केवल 10,000. आंगनबाड़ी शाखाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख
और इनको मानदेय मिलता है केवल 5,000 और 2700। इसी तरह से अनुदेशक लगभग 40,000, मानदेय केवल 8700। इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40,000, मानदेय केवल 5,000। इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000। ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के, लगातार भाषण चलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था के, आखिर ये अर्थव्यवस्था, आखिर ये इतना जो देश के अंदर संपन्नता जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग, जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो बातें करते हैं डबल इंजन की, जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की। मैं पूछना चाहता हूं, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है। अगर इसी रेशियो में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है। और साथ ही साथ सभापति जी, आश्चर्य इस बात का है, इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए दलित भाइयों को, जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए पिछड़ों को, कहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है। दिन नित नए षड्यंत्र, कैसे रिजर्वेशन को खत्म करें। रिजर्वेशन अगर सीधे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दें। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है सभापति जी कि मनचाही एजेंसियां हायर हो रही हैं। वो एजेंसियां अगर 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है तो 3,000 से ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है। सभापति 1 मिनट लेंगे बस, बहुत महत्वपूर्ण सभापति जी। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है, इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो, इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो सुविधाएं हैं उनके कल्याण की, परिवार की ईपीएफ से लेकर तमाम सुविधाएं, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सभापति जी, इस बात से आप सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है। बैठे रक्षा मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। सभापति महोदय, मैं जिस दिन से इस पार्लियामेंट में आया हूं, मैं लगातार एक मुद्दे के बारे में इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते रहा हूं और सरकार को हमेशा जगाता रहा हूं। 1951 में जब हमारे यहां जनगणना हुई संथालपन्ना, जहां से कि मैं सांसद हूं, और ये डिलिमिटेशन का विषय जो डीएमके के मित्र हमेशा लगातार उठाते हैं, उनके लिए ज्यादा सोचने वाली बात है कि 1951 में हमारे यहां आदिवासियों की संख्या 45% थी। मानिकम टैगोर जी, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली सोचिए जरा। और जब 2011 की जनगणना हुई संथालपन्ना में, आदिवासियों की जनसंख्या केवल और केवल 28% है। मुसलमान की जनसंख्या जो 9% थी 1951 में, आज 2011 की जनगणना के बाद वो 24% है। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, पूरे देश भर में मुसलमानों की संख्या 4% बढ़ी है, लेकिन हमारे संथालपन्ना में वो जनसंख्या 15% बढ़ी है। और वो सभी के सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो बंगाल के रास्ते मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक से लेकर किशनगंज, अररिया, उसके बाद पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूरा का पूरा ये फैलाव हो गया है। हम बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, और मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, इस सदन के लिए आज डीएमके और तमिलनाडु पूरे अपोजिशन की बैठक कर रहा है और हमारे भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां। डिलिमिटेशन जो है कैसे होगा, डिलिमिटेशन किस प्रकार से करना है, लेकिन कभी भी इस पार्लियामेंट में इसकी चर्चा नहीं हुई कि 2008 का डिलिमिटेशन हमारे झारखंड में नहीं हुआ है। इस देश में झारखंड नहीं है, हमारा ही राज्य एक ऐसा है जिसमें कि 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि यदि डिलिमिटेशन हो जाता तो आदिवासियों की 1 लोकसभा की सीट और आदिवासियों की 3 विधानसभा की सीट कम हो जाती। यही कुलदीप सिंह के रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन का। आपने जो है 2008 में और 1971 का जिस डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हो, मैं एक्ट लेकर आया हूं। कांग्रेस ने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा। 1973 में जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में भी 1 सीट नहीं बढ़ा है।
पॉपुलेशन की बात मत करिएगा। और तमिलनाडु में भी नहीं बढ़ा है। बढ़ा कहां? जो कांग्रेस शासित राज्य थे, चाहे मध्य प्रदेश था, चाहे महाराष्ट्र था, चाहे राजस्थान था। आज जो हम इस सिचुएशन में आए हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का सीट घटेगा। आप कर लो डिलिमिटेशन, बीजेपी कर ले डिलिमिटेशन, 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। आज हमारी आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर जामताड़ा और संथालपना हमारा है। इसलिए आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जब डिलिमिटेशन करेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही डिलिमिटेशन करिए। आर्टिकल 342 से लेकर 345 तक आदिवासियों की सुरक्षा के लिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7 के डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उसके अधिकार के आधार पर आदिवासियों की लड़कियों की शादी किसी आधार पर मुस्लिम में नहीं हो, उनकी संस्कृति नहीं बदले। और 355 के आधार पर यदि राष्ट्रपति शासन आप लागू कर सकते हो या इस पूरे एरिया को हटाकर यदि एक प्रदेश बना सकते हो तो आप उसको बनाइए। आपने मुझे वक्त दिया। जय हिंद, जय भारत। श्री रुद्र नारायण पानी जी नेक्स्ट। श्री रुद्र नारायण पानी जी। में नवनिर्मित बूढ़ापंक परजंग कामाख्या नगर सुकिंदा रोड रेल लाइन पर सवारी गाड़ी चलाए जाने हेतु मांग करते हुए यह मामला मैं उठा रहा हूं। लगभग 2 साल हो गया इस लाइन में मालगाड़ी चल रहा है। महोदय, 1997 में जब रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, इस लाइन का शुभ शिलान्यास किया गया था। लोगों ने लगभग 25 साल पहले बहुत ही कम मूल्य में जमीन दे दिए थे। स्वाभाविक रूप से उस समय उनके मन में यह सपना था कि कभी उनके गांव के रास्ते सवारी गाड़ी चलेगी, लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलेगी। लेकिन 2 साल हो गया, यह सपना पूरा हो नहीं पाया है। यद्यपि मालगाड़ी चल रहा है, अब तक कोई सवारी गाड़ी नहीं चलाई जा रही है। मैंने इस आशय में संसद में मांग किया था, तब बताया गया था कि यह लाइन फ्रेट कॉरिडोर नॉर्म में बनाया गया है। मगर लोक कल्याणकारी राष्ट्र में किसी भी नॉर्म में पटरी बनाए क्यों न जाए, उसमें सवारी गाड़ी चलाए जाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मेरा सरकार से, माननीय रेल मंत्री जी जो हमारे उड़ीसा से आते हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि अविलंब अनुगुल से बूढ़ापंक परजंग कामाख्या नगर भुवन सुकिंदा रोड होके जाजपुर रोड तक सवारी गाड़ी चलाई जाए। आगे हावड़ा तक भी एक्सप्रेस ट्रेन एवं सुकिंदा से साउथ में जाके पूरी तक की भी सवारी गाड़ी चलाई जाए, ऐसा मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद। माननीय श्री वीरेंद्र सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर दिया। भारत सरकार तकनीकी और कौशल विकास के क्षेत्र में कई कार्यक्रम रोजगार पूरक चलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे लोकसभा क्षेत्र चंदौली में महेंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो सबसे पुराना कॉलेज है, उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है और वहां पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुके हैं। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकृत किया था मेडिकल कॉलेज, बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज, आज तक वहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, न डॉक्टर अच्छे हैं, न जांच हो पाती है। इसलिए वहां हमारे क्षेत्र के लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनाए गए
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि 5 वर्ष से अधिक समय हो गए और वहां पर अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं हुआ, जिसके कारण एकल आदेश से माननीय कुलपति ने सारे आदेश लिए हैं, नियुक्ति से लेकर डेवलपमेंट से लेकर के यहां तक कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कई बार गए, उन्होंने एम्स का दर्जा देने के लिए बात कही, लेकिन न तो कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा हो पाई। एडवोकेट देखिए अध्यक्ष जी, आप विसंगति मत करिए। उधर आप जो है कि आप टाइम देते हैं हमको 2 मिनट भी नहीं दे रहे हैं, बहुत इसलिए आप हमको पूरा मैं अपनी मांग तो कर लूं। खत्म मांग कर लीजिए। आप मांग तो कर लो। 1 सेकंड मैडम, मांग कर लीजिए, मांग खत्म करो। आपका माइक ऑन है, मांग खत्म कर लीजिए। मैं आपसे मांग करता हूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एकल आदेश के आधार पर जो भी अनियमितताएं हुई है उसकी संसदीय समिति से जांच कराई जाए और बाबा कीनाराम में व्यवस्था जो है मेडिकल कॉलेज में किया जाए तथा महेंद्र पॉलिटेक्निक जो हमारे बहुत ही पुराना प्रेस्टिजियस चंदौली का कॉलेज है वहां उसको रिहेबिलिटेट किया जाए अमृत योजना के तहत। मैं यही अपनी मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। एडवोकेट प्रिया सरोज जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपका ध्यान उत्तर रेलवे के मणियाहू रेलवे स्टेशन जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे फाटक 9 SPL की ओर दिलाना चाहती हूँ। यह फाटक मणियाहू मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इस फाटक से बनारस, मछली शहर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर और जलालपुर आने जाने वाले लोग और वाहनों को गुजरना पड़ता है। यहाँ अक्सर भारी जाम लगता है जिससे आम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। एम्बुलेंस, मरीजों, स्कूली बच्चों और पैदल चलने वाले लोग को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चारों ओर से सड़क मिलती है जिससे जाम की समस्या और बढ़ जाती है। अंत में मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आम जनता की सुविधा के लिए इस रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने की कृपा करें जिससे यातायात सुगम हो और लोग राहत महसूस करें। धन्यवाद सभापति जी। माननीय श्री तमिल सेल्वन तंगा जी। வணக்கம் சேர்மன் சார். தேனி பாராளுமன்றத்திலிருந்து வெற்றி பெற்று இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். எங்க தேனி பார்லிமெண்ட் தொகுதியினுடைய முக்கியமான கோரிக்கை திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் வேணும். இன்னைக்கு நடக்கிற நாடாளுமன்றத்தினுடைய எண்ணிக்கை 18வது நாடாளுமன்ற சபை. அங்க வெற்றி பெற்ற நபர்கள் அனைவரும் வைத்த கோரிக்கை திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் வேண்டும். அதோடு இல்லாமல் கேரளாவை சேர்ந்த நண்பர்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் ஆண்டொன்றுக்கு 1 கோடி பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு சென்று வருகிறார்கள். மாதம் ஒரு நாள் 5 லட்சம் பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு சென்று வருகிறார்கள். திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் கொடுத்தால் காஷ்மீரிலிருந்து வருகிறவர்கள் தொடர்ச்சியாக சபரிமலைக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. போக்குவரத்து நெரிசல் தடுக்கப்படுகிறது, விபத்துகள் தடுக்கப்படுகிறது, நேரம் அத்தியாவசியமாக குறைக்கப்படுகிறது. அதை கருத்தில் கொண்டு 100 வருடங்களாக இந்த கோரிக்கையை ஒன்றிய அரசு கவனத்தில் எடுத்து மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்கள் இந்த திண்டுக்கல் சபரிமலை திட்டத்தை புதிய ட்ரெயின் ரோடு திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு ஆவணம் செய்யுமாறு கேட்டு அமர்கிறேன். थैंक यू। माननीय श्री राहुल कासवान। महोदय, मेरा आपसे कहना है सर कि फरवरी 2025 की 28 तारीख को राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के ऊपर बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। किसानों की सर फसल बिल्कुल तबाह हो गई। बहुत ऐसी ओलावृष्टि सालों साल में देखने को नहीं मिली। मेरे क्षेत्र के अंदर सर राजगढ़ तहसील के अंदर तारानगर में, भानीपुरा में, नौहर में बहुत बुरा नुकसान किसानों को हुआ। सरकार क्या मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि सर स्पेशल गिरदावरी तो शुरू हो चुकी है, पर स्पेशल गिरदावरी के केस के अंदर सर बड़ी प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाइडलाइंस के अंदर 2 हेक्टेयर की कैपिंग लगा रखी है कि 2 हेक्टेयर से ऊपर हम नुकसान का भरपाई नहीं करेंगे। मैं आपके मार्फत से सर ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस 2 हेक्टेयर की कैपिंग को हटाया जाए। राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सर हमारा,
पर कैपिटा जो होल्डिंग है वो मोर देन 6 to 7 हेक्टेयर्स की आती है। तो मेरा आपके मार्फत से सर ये निवेदन कहेगा कि एसडीआरएफ की गाइडलाइंस को 2 हेक्टेयर से हटाकर कंप्लीट किसानों को मुआवजा दिया जाए। ए सर, बी हम मिनिमम जो नुकसान देते हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में वो 17,000 रुपीज पर हेक्टेयर देते हैं। सर एक किसान के फसल 1-1 लाख रुपए की होती है सर हेक्टेयर के अंदर, और हमारा सर राजस्थान का क्षेत्र हम मौसम आधारित वर्षा के भरोसे ही खेती करते हैं। तो मेरे आपसे निवेदन रहेगा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाइडलाइंस में 2 चेंजेस किए जाएं। एक, कैपिंग को बढ़ाया जाए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और जो 17,000 का नुकसान दे रहे हो उस नुकसान को बढ़ाकर जो किसान का एक्चुअल नुकसान हुआ है वो नुकसान दिया जाए। सर साथ ही साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस ये कहती थी कि किसान की अगर फसल कटी हुई है या खड़ी हुई है तब भी नुकसान होगा तो भी किसान को मुआवजा व्यक्तिगत रूप में किसान को क्लेम मिलेगा। पर 2023 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं की गाइडलाइंस में चेंज कर दिया गया। अब सर खड़ी हुई फसल को हम उसके इंडिविजुअल लॉस में काउंट नहीं करते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा पीएमएफबीआई की गाइडलाइंस को दोबारा से रिवाइज किया जाए, और किसान की फसल खड़ी भी है और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है तो उसका भी उसको मुआवजा दिया जाए, क्लेम दिया जाए, ताकि किसानों को उसका फायदा मिल सके। माननीय श्री विभू प्रसाद तराई जी। Sir, India is a tourism sector rich in heritage, culture and diversity. The crucial sector is the key driver of economic growth towards achieving the agenda for Viksit Bharat 2047. Recognize the potential of tourism sector for employment-led development. The Union budget has allocated 2,541 crore rupees to enhance infrastructure, skill development and travel facilitation, which is praiseworthy. It is true that sector created 7.6 crore jobs in financial year 2023. Foreign exchange earnings reached $28 billion, and India attained a rank of 14th worldwide in tourism receipts. The breakthrough initiative of the government to include developing 50 top tourist destinations in partnership with states through a challenge mode, ensuring world-class facilities and connectivity will certainly elevate tourism infrastructure, improve ease of travel and strengthen connectivity to key sites. In this context, I want to highlight one place in my MP segment, Konark. Konark, once upon a time, it was one of the 7 wonders of the world. On the other hand, there are beautiful sea beaches like Chandrabhaga, Ostarang, and ASI Museum is here also. Here is one famous sun temple and a renowned UNESCO World Heritage Site. This sun temple is famous for its impressive and architectural design and intricate stone carvings. It is just 35 kilometers away from Puri, the famous place of the country for Jagannath Temple, one of the 4 dhams of the country. Recognize the deep cultural and spiritual significance of Puri and Konark, which is a good example of art and architecture. I would like to draw the attention of Honorable Union Minister of Tourism to consider inclusion of Puri and Konark within 50 top tourist destinations for the overall development of these sites, not only to attract tourists, but also provide employment and foreign exchange earnings for the country. माननीय डॉक्टर लता वांकड़े जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं इस सदन का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे छोटे शहरों और पिछड़े क्षेत्रों में उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा के सीमित अवसर। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। आज देश के युवा प्रतिभाशाली हैं,
इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा, हाई लेवल टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट एजुकेशन के अवसर केवल महानगरों तक ही सीमित है। IIT, IIM, NIT, NID और MIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की शाखाएं केवल बड़े शहरों तक ही सीमित रह गई हैं, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी इन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर मध्य प्रदेश भी ऐसा ही एक चुनौती का सामना कर रहा है। यहाँ के युवा शिक्षा के लिए महानगरों की ओर पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिससे केवल उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, बल्कि उनके अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देने की संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। क्या यह उचित है कि देश के हर कोने में प्रतिभा होने के बावजूद केवल कुछ ही शहरों को इन संसाधनों का लाभ मिले? सरकार ने सबके लिए शिक्षा और समावेशी विकास का जो संकल्प लिया है, उसे साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों की शाखाएं छोटे और मझोले शहरों में भी स्थापित की जाए। यह केवल शिक्षा का विस्तार ही नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास, नए रोजगार के अवसर और नवाचार को भी बढ़ावा देगा। यदि सागर जैसे शहरों में IIT, IIM या NIT जैसे संस्थान स्थापित किए जाते हैं, तो यह न केवल स्थानीय विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि पूरे राज्य के शैक्षणिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सभापति महोदया, मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि छोटे शहरों में उच्च स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा के विस्तार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। IIT, IIM और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों की शाखाएं पिछड़े और मध्यम श्रेणी के शहरों में भी खोली जाएं। ऐसे क्षेत्रों में सरकारी और निजी भागीदारी के माध्यम से उच्च शिक्षा का आधार मजबूत किया जाए। प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी ही भूमि पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान किए जाएं। यदि ऐसा होता है तो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समानता आएगी, बल्कि देश का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। हम अपने युवाओं को केवल महानगरों तक सीमित रखने के बजाय अपने शहरों में ही वैश्विक अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में इन संस्थानों में से किसी भी एक की स्थापना हेतु अवश्य कदम उठाए जाएं। इससे हमारे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और हमारा क्षेत्र भी राष्ट्रीय प्रगति में एक समग्र भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती D.K. अरुणा जी। Honorable Speaker, Madam, thank you. I would like to draw the attention of the House regarding the needs to set up new Kendriya Vidyalaya schools in my Mahbubnagar Parliament constituency, in Maktal Assembly, Kodangal Assembly, and also in Joglamba Gadwal district headquarters, which comes under erstwhile Mahbubnagar districts in Telangana state. As the House is well aware, Kendriya Vidyalaya schools in the country are catering to the best educational needs of the children with quality education in most areas, especially for those who hail from backward classes and for those who cannot afford high fees. There is plenty of vacant land available in these areas, Madam. Moreover, many central government employees are residing in these districts, and these schools are essential to cater to their needs. Therefore, keeping in view of huge demand from the local people, I sincerely request the Honorable Minister of Education through the Chair to kindly intervene in the matter and do the needful by setting up Kendriya Vidyalaya schools in Maktal, Kodangal and Gadwal in my Mahbubnagar Parliament constituency and erstwhile Mahbubnagar districts in the state of Telangana. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद टेनेटी जी। Thank you, Speaker, ma'am, for giving me the opportunity to speak on an important matter of shell companies in India. Ma'am, in response to my unstarred question number 183 in this August House, the Honorable Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs
mentioned that there is no definition of a shell company. A shell company is defined by the US SEC as a registrant that has no or nominal operations and no assets or assets consisting solely of cash and cash equivalents. Ma'am, I fully believe that a definition along such lines is also essential in Indian company law. The introduction of such a definition is essential because there is evidence to show that shell companies can be used for financial crimes. According to a US government advisory, money laundering and financial crimes can be committed through shell companies because they are inexpensive to form and operate. In 2016, a leak of 11.5 million documents to newspapers revealed information about 214,000 shell companies administered by the law firm Mossack Fonseca in Panama. They were used by politicians, business persons, autocrats, and terrorists for the purpose of tax evasion, laundering, and other illegal activities. Madam Speaker, by definition and by defining a shell company in the Indian law, we shall be able to protect financial interests and enforce the laws of the land properly. Finally, I request through you, Madam, the Honourable Minister, to begin the process of amendment for the introduction of the definition of shell company in law and take such legal action against such companies engaged in illegal activities of tax evasion, money laundering, and hiding assets oblique cash by individuals. I thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak. माननीय सदस्य श्री सौमित्र खान जी। हाँ, ধন্যবাদ চেয়ারম্যান ম্যাডাম। আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাচ্ছি যে আমাদের বাঁকুড়া থেকে হাওড়া যাওয়ার যে মোশাগ্রাম যে সংযোগস্থল ছিল সেটা হয়ে গেছে। তা আমার মাননীয় রেলমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন যে পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া হয়ে ভায়া মোশাগ্রাম যদি একটা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস দেওয়া যায় তাহলে আমাদের পক্ষে খুবই ভালো হয়, কারণ পুরুলিয়া এক্সপ্রেসটা অনেক লেটে চলছে এবং এই ট্রেনটা অনেক লেট হওয়ার ফলে অনেক ক্ষতি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত ম্যাডাম, আজকে পশ্চিমবাংলায় এখানে বসে অনেকেই মামাটি মানুষের কথা বলে, কিন্তু সবচেয়ে লজ্জার বিষয় যে পশ্চিমবাংলায় পশ্চিম মেদিনীপুরে নারায়ণগড়ের এক তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসে একজন মহিলাদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে দর্শন করে আর এখানে এসে মামাটি মানুষের কথা বলে, আর পশ্চিমবাংলার মারা ধর্ষিত হয়। এর দিকে যাতে আপনার নজর রাখেন সেটার জন্য অনুরোধ করছি। দুটো হয়ে গেল। माननीय सदस्य श्री गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभानेत्री जी। मुझे बहुत गर्व होता है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो भारत में है, वो असम में है और वो मेरे जोरहाट लोकसभा क्षेत्र में है, माजुली। लगभग 880 स्क्वायर किलोमीटर का ये द्वीप। ऐसे द्वीप ज्यादातर समुद्र में मिलते हैं, लेकिन ये द्वीप हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक इसका मूल्य और आध्यात्मिक जो शक्ति है वो इसीलिए है कि जो हमारे गुरु हैं महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, उन्होंने और उनके माधवदेव, इन दोनों महापुरुषों ने वहां पर जो आध्यात्मिक स्थापना की है शक्ति की विभिन्न सत्रों के द्वारा, तो बहुत लोग माजुली जाना चाहते हैं और विभिन्न और विशेष रूप से राख के समय जो कृष्ण का जो वहां पे राख जो हम मनाते हैं, लेकिन जाने का जो रास्ता है वो आज तो नाव के द्वारा है, लेकिन इस सरकार ने एक ब्रिज का काम उन्होंने उठाया। लगभग 8 किलोमीटर का ब्रिज, लगभग 8.25 किलोमीटर का ब्रिज, ये काम इन्होंने शुरू किया और लगभग 925 करोड़ का बजट इस पे आवंटन हुआ। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि ये ब्रिज का काम पिछले साल के सितंबर महीने से ठप पड़ा है। मात्र 30% काम हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर का क्या समस्या है हमें
पता नहीं, लेकिन हमें ये बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्टर अपना काम नहीं कर रहा, सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं मिल रहा, और पिछले साल के सितंबर के महीने से ये काम बंद पड़ा है। मैं वहां पे गया और मुझे बोला गया कि जनवरी के महीने में वहां पे रीटेंडरिंग होगा, नए कॉन्ट्रैक्टर को काम सौंपा दिया जाएगा। लेकिन अभी हम मार्च के महीने में आ गए, अभी भी ना नया कॉन्ट्रैक्टर हुआ है, ना नया टेंडर निकला है, और जिसके कारण प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो और बढ़ चुका है, लगभग 9 से 25 से 1250 करोड़ का हो गया। तो मैं सरकार से यही मैं जानना चाहूंगा, आदरणीय हमारे नितिन गडकरी से जानना चाहूंगा कि ये रीटेंडरिंग का प्रोजेक्ट क्यों डिले हुआ है, प्रोजेक्ट क्यों का कॉस्ट क्यों बढ़ा है, और कब ये काम शुरुआत होगी। मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय सदस्य श्री रविंद्र शुक्ला जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल के अधीन मेरे संसदीय क्षेत्र निर्वाचन गोरखपुर से संबंधित एक लोक महत्व के मामले को उठाने की आपने अनुमति दी, आपका हृदय से आभार। गोरखपुर गोरक्षनाथ की धरती, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर। गोरखपुर शिक्षा, व्यापार, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, प्रधानमंत्री जी द्वारा वहां एम्स दिए हैं, फर्टिलाइजर खाद का केंद्र है, 4 यूनिवर्सिटी है, बच्चे हमारे बड़े मेधावी। पूर्वांचल के बिहार के लगभग महोदया 20 जिले अपने विभिन्न जरूरतों के लिए गोरखपुर पर निर्भर रहते हैं। यहाँ रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है और यहाँ एयरपोर्ट भी है। गोरखपुर उसके आसपास के जिले के क्षेत्र बड़ा मेधावी, बड़ा लड़का बच्चा लोगन के पढ़े के बाद अपने जीवन में आगे के बाद कहें कि उन लोगन का रिजल्ट बहुत टॉपर्स होते हैं, उसके आसपास उनके अपार संभावनाएं उकरा में। लेकिन गोरखपुर प्रबंधन संस्थान ना होने के कारण उन लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है, अपने परिवार से दूर, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, दलित और वंचित वर्ग के, निषाद समाज काफी बड़ा समाज है हमारे यहाँ, उनके बच्चे भी बड़े अच्छे पढ़ते हैं, टॉपर्स हैं, और छात्र संसाधनों की कमी के कारण उनके सपनों को उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। ये बड़ा दुखद बात बाटे। गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना हो जाने से उन लोगों का जीवन बन जाए, वो लोग बहुत आगे जाएंगे, छात्र छात्राओं को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है पूरे पूर्वांचल में और भारत में। फिल्मों की बहुत सारी शूटिंग भी होती है, रोजगार का भी माध्यम है, जिससे वहां के मैं अगर IIM आने से चहुमुखी विकास होगा। और मैं चाहता हूं राज्य सरकार पूरी तरह से महोदया जितनी सहायता चाहिए उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। अंततः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना करने की दिशा में तत्काल निर्णय लेकर इस क्षेत्र के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान देने की कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय सदस्य श्री KC वेणुगोपाल जी। Thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity. I raise today with a heavy heart and a serious concern that has been awarded in our very homes, schools, and the future of our country, particularly in my state of Kerala. Every single day, we wake up with the news flashings of drug menace and crimes. The parents are terrified, the teachers are terrified, the society also terrified. What we are witnessing is not merely a data, but a helplessness of society, the shattering of family bonds, and the silent erosion of hope. In the past 2 months alone, 63 murders have shocked Kerala, with half of this brutal incident directly linked to the substances and drug abuse. These are not isolated numbers. They are the hopeless cries of communities where parents now live in a fear of their children, and where teachers, the very nurturers of our youth, are compelled to watch their students fall prey to merciless enemy. Their sons are killing mothers. Brother is killing sisters. Every day we are witnessing this type of incidents. Every day.
Over the past 4 years in Kerala alone, madam, recorded 87,101 drug-related cases, leading to 93,599 arrests. According to the data uploaded, 2021, 5695 cases, 2022, 26,219 cases, 2023, 30,607 cases, 2024, 27,530 cases. Madam, this is a 300% spike in the drug-related cases, and it's both alarming and disturbing. Madam, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 allows offenders caught with small quantities to secure bail, offering traffickers a dangerous reprieve and a chance to resume their destructive trade. There is no stringent provisions in the law at all. There are Singapore model in the world, how they control this menace of drug like that things. The crisis demands a unified, resolute response. Our film industry, when we are watching the films, madam, you can see that full of violence. They are promoting full of violence, which our youngsters are also attracting that violence. The film industry, telefilm industries, and serials industries, they have to come forward to discourage the glorifying attitude of these crimes. Madam, I would like to request only one last sentence. I would like to request the union government and all stakeholders, law enforcement, educators, community leaders, and all social workers to join hands and in a comprehensive, immediate action plan. We know to leave our children for this biggest tragedy, madam. We have a responsibility, being the people representative of this country, being the member of parliament of the country, we have a responsibility. Beyond political line, beyond any other interest, we have to raise and we have to try to address this concern seriously. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक बहुत गंभीर विषय पर आकर्षित करने वाला हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के लिए जो देहरा धर्मशाला में बननी है, 2009 में इसकी स्वीकृति हुई, आज 2025 है। 16 वर्ष बीत गए। एक टेम्परेरी कैंपस, उसमें वो यूनिवर्सिटी चल रही है। सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 250 करोड़ की बजाय 500 करोड़ रुपए उस यूनिवर्सिटी के लिए दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार उसके लिए प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन राज्य की ओर से जब जमीन देने में देरी की गई, फॉरेस्ट क्लियरेंस में कमी, अब उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो वहां पर भी जो चीफ इंजीनियर या एक्सियन आना चाहिए तो वो भी वहां पे नियुक्ति नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो अधिकारियों की गंभीरता उसके प्रति दिखनी चाहिए वो भी नजर नहीं आती है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध रहेगा, एक तुरंत बैठक इसके ऊपर बुलाकर इसके रिकॉर्ड समय के अंदर इसको पूरा करवाया जाए, नहीं तो भविष्य युवाओं का जो एक बेहतर विश्वविद्यालय के अंदर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का होना चाहिए था, आज वो एक टेम्परेरी कैंपस जो 10 साल से चल रहा है उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से रहेगा। और एक विषय जो अभी वेणुगोपाल जी ने उठाया वो बहुत गंभीर है कि ड्रग्स के प्रति एक मुहिम न केवल भारत सरकार, राज्य की सरकारें, समाज और हम सभी सांसदों के साथ साथ विधायकों को भी इकट्ठे मिलकर चलानी चाहिए ताकि ड्रग्स को हम धरातल से खत्म करें, अपने युवाओं को बचा सकें और भारत का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित भी हो और सशक्त भी हो, ऐसी हमारी कल्पना रहे। प्रश्न। सभा की कार्यवाही 2:10 तक के लिए स्थगित की जाती है।